मैं विनोद कुमार सिंह, टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा, बोधगया। आज का विषय हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत रीतिकाल रखते हैं। भक्तिकाल पर थोड़ी सी चर्चा हम लोगों ने की है। आज की चर्चा रीतिकाल पे थोड़ी हो जाए। रीतिकाल का अर्थ होता है परंपरा, यानी जो चीज़ें मौजूद पहले से थी उसको पुनः दोहरा देना ही परंपरा है। रीति का अर्थ यही है, परंपरा। एक और अर्थ लिया इसको श्रृंगार, मतलब कि श्रृंगार काल, इसको कहा श्रृंगार काल। किसी ने कह दिया अलंकार काल, यानी किसी ने कहा रीति काल, किसी ने कह दिया श्रृंगार काल, किसी ने कह दिया अलंकार काल, किसी ने कह दिया कला काल। ये सबके अपने अपने मत हैं। आप जानते हैं रीतिकाल का नाम रीतिकाल बहुत विद्वानों ने दिया है। आप जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे लोग भी, रामचंद्र शुक्ल ने इसे श्रृंगार काल कहा, रीतिकाल को पुष्ट भी कर दिया इन्होंने। फिर अलंकार काल, इसको विनोद मिश्र ने, दोनों बंधुओं ने कहा कि ये अलंकार काल है। तो रमाशंकर शुक्ल रसाल जो हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो कला काल है। क्यों कहा गया ऐसा? क्योंकि इसमें कलाकारी बहुत की गई है कृष्ण और राधा के ऊपर, यानी नायक और नायिका दोनों भगवान का रूप, ईश्वर के रूप, जैसे कृष्ण और राधिका, ये दोनों पर चीज़ें चली। कविताएं इन्हीं दोनों पर हुई। नैन नचाए कही मुस्काई लला, फिर अयो खेलन हो रही। ये गोपियाँ कह रही हैं कृष्ण से। तो ऐसी स्थिति थी कि यहाँ कृष्ण और गोपियों के बीच, कृष्ण और राधा के बीच की कविताएं हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती हुई कविताएं हैं। कुछ कविताएं, कुछ पंक्तियाँ, कुछ कुंडलियाँ जब देखेंगे, जैसे गिरधर को आप देखेंगे, वृंद कवि को देखेंगे, ऐसे रचनाकारों को जब आप लेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ कुंडलियाँ हैं। कुंडलियाँ मतलब कि पद ऐसी हैं जिन पदों में नैतिकता की बात की गई है, शिष्टाचार की बात की गई है, उसमें अनुशासन की बात की गई है। ऐसी पंक्ति भी उसमें मौजूद है। ये रीतिकाल के चीज़ें हैं। अब देखिए रीतिकाल में भाषा कौन सी है, तो केवल और केवल एक भाषा वो पुष्ट होती है, श्रेष्ठ मानी गई है, वो है ब्रज। पूरी रीतिकाल जो 200 वर्षों का काल है, पूरे 200 वर्षों का काल, उन 200 वर्षों के काल में केवल ब्रज ही ब्रज है भाषा के रूप में। और नायक नायिका तो आप जान ही गए। रीतिकाल को 3 भागों में हम सब बांटते हैं। 3 भागों में कौन कौन? पहला रीतिबद्ध, जिसके कवि आपको देखने को मिलेंगे देव, पद्माकर, मतीराम इत्यादि। आप दूसरे नंबर पे देखेंगे कि है रीतिमुक्त। रीतिमुक्त में आप आ जाइए तो उसमें घनानंद जैसे कवि मिल जाएंगे आपको, उसमें वृंद कवि मिल जाएंगे, उसमें आपको गिरधर मिल जाएंगे, नहीं मतलब ऐसे कई कवि इसमें मिल जाएंगे रीतिमुक्त में, जिसमें घनानंद इसके श्रेष्ठ और मतलब ओहदे के कवि। तीसरे नंबर पे आप देखेंगे कि बिहारी मिलेंगे, जिनको कहा जाता है रीति सिद्ध। रीति सिद्ध तीसरे नंबर की बारी है। रीति सिद्ध में बिहारी जैसे कवि हैं, गोविंद भी इसमें आते हैं। लेकिन बिहारी से ही रीतिकाल के सिद्ध कवियों को जाना जाता है। अर्थात ये कि कहा जाता है कि बिहारी मय हो गई पूरी रीति सिद्ध की कविताएं। तो ये रीति मुक्त और रीति बद्ध के बीच में एक रीति सिद्ध है, जो दोनों के बीच की एक पट्टी है, दोनों के बीच की सेतु है। और इसमें लक्षण और उदाहरण, पहली पंक्ति लक्षण, दूसरी पंक्ति उदाहरण दी जाती है। इसमें कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में होत है नैनन सुसब बात। अब देखिए इसमें पहली पंक्ति पर आप गौर करेंगे तो उसमें लक्षण है, दूसरी पंक्ति में आप उदाहरण देख लीजिए। ये पंक्तियाँ देख लीजिएगा, उसमें दोनों चीज़ें हैं। नहीं पे मैं मौजूद हूँ, आप जानते ही हैं। इन 3 प्रकार की कविताएं उस समय रची गई। इसके अतिरिक्त कुछ रामचंद्र शुक्ल ने फुटकल कविताओं को रखा है। फुटकल कविताओं में जैसे कुछ नैतिकता की बात की गई है, नलकूप, सड़क इत्यादि इत्यादि इत्यादि, ऐसी कविताएं भी इसमें रची गई हैं, वो जिनकी संख्या बहुत कम है। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें फुटकल कविताओं में रख दिया है। बाकी ये 3 में मुख्य रूप से रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध, ये 3 कवियों की 3 तरह की रचनाएं हैं। इनमें 3 प्रकार के कवि हैं जो आपके समक्ष अभी आया। रीतिकाल की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये मैं आज बता दूं, इसके बाद बातचीत कल करेंगे। लेकिन रीतिकाल की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें
स्त्री पुरुष के आँखों में आँखें डालकर बात करना प्रारंभ करती है। आप देखिए यहाँ पर स्त्री जो है पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने की कोशिश करने लगी है। भले ही कवियों में, भले ही अक्षरों में, भले ही साहित्य में, लेकिन ये शुरुआत तो हो रही है। रीतिकाल को ऐसे खराब काल के रूप में भी जाना गया, क्योंकि इसमें श्रृंगारिकता विभत्स हो गई, मतलब कि विलासिता बहुत आ गई। विभत्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहेंगे कि श्रृंगारिता जो है, इसमें जो श्रृंगार है वो विलासिता का रूप ले लिया। और उस विलासिता में आप देखेंगे कि नायक नायिका बहुत गूढ़ रूप ले लेते हैं। मतलब कि अब कहा जाता है कि बहुत तरह की रचनाएं ऐसी हो गई जिसका आप जानते हैं कि ठाकुर जैसे कवि लिखते हैं, आप उसमें देखेंगे कि सखी कारी घटा बरसे बरसाने में, गोरी घटा नंदगांव पैरी, ऐसी भी रचनाएं हुई। लेकिन एक समय ऐसी भी रचनाएं, गिलगिली गुलेचा है, आप देख लीजिए, आप ऐसी पद्माकर की ऐसी रचनाएं जो आप पढ़ेंगे तो आप कह सकते हैं कि स्त्रियों के पूरे एक एक अंग का वर्णन इन्हीं कालों में, जिसको कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत खराब काल से संबोधन किया, कहा कि ये रीतिकाल सही नहीं माना जा सकता। और साहित्य, हिंदी साहित्य के इतिहास में ये काला काल, मतलब ब्लैक काल, इसको ब्लैक टाइम के रूप में जाना गया। बशर्ते कि मेरी तरफ से ये है कि इसकी विशेषता है कि रीतिकाल में स्त्रियाँ खुलकर कहने लगीं कि मैं अभी नहीं मिल सकती, समय ये रहेगा, अभी ये काम नहीं किया जाएगा। ये चीज़ें कहत नटत रिझत खिझत में आप देख लीजिए कि नैन मिलाती हैं। और वहाँ भी देखिए पद्माकर कह रहे हैं कि नैन मिलाए कहे मुस्काए, लला फिर रही खेलन हो रही। अर्थात पुरुष से स्त्री नैन मिलाने लगी, आंखों में आंखें डालकर बात करने लगी। ये स्वतंत्रता की पुकार है और स्त्री स्वतंत्रता की एक सही संकेत है। और यहीं से रीतिकाल इन्हीं विशेषताओं के माध्यम से समय थोड़ा कम दे रहा हूँ इसमें, क्योंकि रिकॉर्डिंग का मामला है। विशेष बातें क्लास में करेंगे और विस्तृत रूप से। रीतिकाल की ये सबसे बड़ी विशेषता है जिसने स्त्री को स्वतंत्र करने की मुहिम छेड़ी, एक संकेत दिया, भले ही पुरुषों के माध्यम से, लेकिन हुआ तो सही। प्रेम बहुत खुलकर इसमें विशेष रूप से आता है। आप जानते हैं कि प्रेम की मुख्य रूप से दो विशेषता हैं। नंबर एक कि प्रेम में व्यक्ति निर्भय हो जाता है, उस डर से मुक्त, मतलब बिल्कुल डर से निडर हो जाएगा वो। और दूसरा कि प्रेम में व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो जाता है, उसके अंदर किसी प्रकार की अहम नहीं होती, वो अहंकार से बिल्कुल मुक्त हो जाएगा। मैं खत्म हो जाता है, यहाँ तो मैं और तुम मिलकर हम बन जाता है। हम, जहाँ अहम समाप्त हो गया, और जहाँ अहम समाप्त हो गया वहीं हम है। उसी हम की बात रीतिकाल में होती है, जहाँ नायक नायिका बिल्कुल सामान्य हो जाते हैं। कवियों के यहाँ ही सही, लेकिन होते हैं। आप देखेंगे कि ऐसी स्थिति में प्रेम की विरह बहुत है घनानंद के पास। प्रेम के पीर कवि कहा जाता है उनको। प्रेम की सबसे बड़ी मूल रूप क्या है, सबसे बड़ा प्रकार क्या है, तो त्याग है, सेक्रीफाइस। और ये आप देखेंगे कि रीतिकाल के रचनाओं में घनानंद से लेकर और भी बड़े बड़े कवि, चाहे उसमें आप ठाकुर को देख लें, आप उसमें किसी भी कवि को उठाएं तो उनमें त्याग की भावना बहुत ज़्यादा है। नायिका के प्रति एक त्याग है, एक समर्पण है। और ये समर्पण निश्चित रूप से साहित्य में ही नहीं बल्कि समाज में भी बराबरी के संकेत के लिए बहुत ही सफल, सार्थक और सुदृढ़ है। इसीलिए रीतिकाल को हम जानते हैं। आज रीतिकाल पर विशेष बातचीत में केवल इसका परिचय हुआ है, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।